हौसलों के सामने आसमां कम पड़ गया, जिसने ठाना वो मुकाम छोटा पड़ गया। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिशांग क्लासेस में आपका स्वागत है। और हौसले ही ऐसे होते हैं, पक्षियों के जो हौसले हैं उन्हीं के सामने आसमान छोटा पड़ जाता है। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे टीजीटी और पीजीटी क्लियर करना है तो डेफिनेटली इस बार अपने टीजीटी और पीजीटी को आप क्लियर करके छोड़ेंगे। आज की वीडियो में मैं आपके सामने जॉन मिल्टन के जो वर्क्स है उन पर शॉर्ट नोट की वीडियो बना रही हूँ, यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। समरी नहीं होगी, शॉर्ट समरी बता दूंगी मैं हल्की, लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस है और बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, वही वीडियो आपके सामने मैं आपके ला रही हूँ। जो न्यू व्यूवर्स है दिशांग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं 1621 में। 1621 में उन्होंने लिखा था ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज मिल्टन्स पोएम। मतलब फर्स्ट क्या लिखा था, ये मिल्टन की पोएम थी जो 1629 में लिखा था, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी मिल्टन का क्या है, तो ये ओड है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछा गया है एक बार। जो विच सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ये जो पोएम है वो क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करती है। और मिल्टन राइट्स इट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस की मॉर्निंग में लिखता है। क्रिसमस आप सभी जानते हो 25 दिसंबर 1629 में लिखी थी, 25 दिसंबर को लिखी थी और क्रिसमस की मॉर्निंग पर लिखी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्क क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। इट इज़ अ टाइम व्हेन मिल्टन इज़ 21 ईयर्स ओल्ड। ये वो टाइम था जब मिल्टन सिर्फ 21 ईयर्स ओल्ड था। और ये पोएम जो है 2 सेक्शन में है। इंट्रोडक्शन 4 स्टेंजा है जिसमें 7 लाइन ईच, 4 स्टेंजा है और 4 स्टेंजा में 7 लाइन है। और क्या है इसमें, द हिम है लास्ट में 27 स्टेंजाज है जो 8 लाइन्स ईच है, यानी हर स्टेंजा में 8 लाइन है। हिम लिखा है इसी के अंतर्गत उन्होंने। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके समझ में आ गए हुए क्वेश्चन जो बनते हैं मैं दोबारा रिपीट करती हूँ उसमें, जिससे आपको लर्न हो जाए। फर्स्ट पोएम 1629 ओड लिखा था मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी में, जो उन्होंने 1629 की क्रिसमस के मॉर्निंग में लिखा था उन्होंने। और बर्थ पर लिखा था, आप सभी जानते हैं बर्थ होता है उस दिन। और 21 इनकी जो ये एज थी उस टाइम पर। 2 सेक्शन है उनका, जो इंट्रोडक्शन है 4 स्टेंजा है जिसमें 7 लाइन ईच है। सेकंड में आपका हिम है जो 27। हिम क्या है, आप लिटरेरी मेरी जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है आप उसमें जाकर देख लीजिएगा हिम क्या कहलाता है। अब बात करते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस पोएम इज द प्रूफ ऑफ एडमंड स्पेंसर इन्फ्लुएंस्ड ऑन हिम। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जब मिल्टन की बायोग्राफी बताई थी तब बताया था कि एडमंड स्पेंसर का उन पर इफेक्ट रहता है। तो ये पोएम जो है वो बिल्कुल प्रूफ है कि एडमंड स्पेंसर का इन्फ्लुएंस उनके माइंड पर, उनके जिंदगी में रहता है। इट हैज़ हाई थॉट है मिक्स्ड विद द ग्रैंडर ऑफ कंसेप्शन। आप सभी जानते हो स्पेंसर कभी वही हाई थॉट वाले थे, तो मिक्स्ड होता है ग्रैंडर, शानदार ऑफ कंसेप्शन। इट वॉज द फर्स्ट वर्क, आई हैव टोल्ड यू, मैं बता चुकी हूँ ये फर्स्ट वर्क है। अब बात करते हैं, एक ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में मैं आपको जो आपको नोट्स करा रही हूँ, एक तो मैं आपको ईयर वाइज जो उन्होंने ईयर वाइज वर्क्स लिखे हैं वो दे रही हूँ, साथ में शॉर्ट्स नोट्स भी आपको देती जा रही हूँ क्या क्या उनमें विशेषता है जो क्वेश्चन पूछे जाने की है, रिपीटेड क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप कहीं से भी पढ़िए और अदर यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ आपको इकट्ठे कहीं किसी भी बुक में नहीं मिलते हैं, तो आप अपने नोट्स बनाइए साथ ही कहीं से, और आपसे इसमें क्वेश्चन मिलते हैं आप अपने नोट्स में ऐड करते चलिएगा। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि आई एम नॉट ए प्रोफेशनल यूट्यूबर, जैसे मेरे अपने नोट्स हैं वही मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, आप और ले सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं आयोग जो है हर साल क्वेश्चन में चेंजिंग कर रहा है। अब बात करते हैं 1630 ऑन शेक्सपियर। उन्होंने शेक्सपियर के ऊपर वर्क लिखा था, इस मिल्टन फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम। ऑन शेक्सपियर जो है मिल्टन की पहली पोएम है जो पब्लिश हुई थी, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इट अपीयर्स अनोनिमसली इन सेकंड फोलियो प्लेस बाय शेक्सपियर 1632। आप सभी जानते हो शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था वो 1623 में था और सेकंड फोलियो 32 था। तो ये जो पोएम है ये अनोनिमसली यानी अज्ञान रूप से सेकंड फोलियो में पब्लिश होती है शेक्सपियर के। इट बियर्स द टाइटल एन एपिथेट
ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। तो ये क्या है, इसका जो टाइटल लेता है एन एपिथैप ऑन एडमायर्ड ड्रामेटिक पोएट, यहाँ की जगह सी आएगा, ड्रामेटिक पोएट। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2 वर्ड होते हैं एपिथैप, एक होता है एपिथैप। दोनों की मैं वीडियो ऐप शेयर करने वाली हूँ, दोनों में डिफरेंस है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक एपिथैप होता है TAPH वाला जो होता है वो ये है कि जब आप किसी की डेथ के ऊपर लिखा जाता है, और एक एपिथेट होता है जो उनको एक तरह एडजेक्टिव रूप में देखा जाता है। तो मेरी वो वीडियो आप देखना ना भूलें, आज ही उसको पब्लिश कर दूंगी, इस वीडियो के साथ ही दोनों वीडियो साथ पब्लिश हो जाएगी। अब उन्होंने जो लिखा था शेक्सपियर की, इसमें लिखा था, आपने देखोगे लाइन बहुत बार मैं करा भी चुकी हूँ शेक्सपियर में कि डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हियर ऑफ एन। तो ये उन्होंने ये लाइन लिखी थी वो ऑन शेक्सपियर में ही लिखी थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आता है कि ये लाइन किसके लिए लिखी गई, किसने लिखी और किस वर्क में लिखी है। तो आप इसे बिल्कुल 100% TGT और PGT दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इट इज ए 16 लाइन एपिथैप, ये जो है 16 लाइन का एपिथैप है। रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, जो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ, जो मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ। आइम्बिक क्या होता है, आइम्बस अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, और पेंटामीटर होता है 5 मीटर वाला। डिवाइडेड इनटू हीरोइक कपलेट्स, हीरोइक कपलेट्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ, मेरी वीडियो आप लिटरेरी टर्म्स में आप जाकर देखेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ आप टाइम नहीं खोते हैं। तो अभी तक बता चुकी हूँ मैं क्या होता है। अब बात करते हैं 1631 से लेकर 1634। एलिग्रो, उन्होंने एक्चुअली क्या है, यहाँ मैं आगे कर दूँ, आगे बताऊंगी मैं आपको। 1631 से लेकर 1634 उन्होंने 2 पोएम साथ में लिखी थी, एलिग्रो और फिर अभी आ जाएगी इसमें। अब यहाँ देखो दोनों को अलग अलग मैंने यहाँ क्वेश्चन लिए हैं, दोनों ये एक तरह से पेयर वर्क में आती है। रिटन ड्यूरिंग 1631 to 34, पब्लिश इन 1645। याद रखेंगे रिटर्न जो हुई थी वो 31 से लेकर 34 था, लेकिन पब्लिश 1645 में हुई। मिल्टन की पेस्टोरल पोएम है। द टाइटल इज एन इटालियन वर्ड, जो टाइटल है ना उसका मीनिंग है हैप्पी मैन। ये इटालियन वर्ड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जिसका मीन्स होते हैं हैप्पी मैन। ये ध्यान रखेंगे, जो आपकी ये 2 पेयर वर्क है ना आपका, जो मैंने आपको यहाँ दिया है ये वाला एलिग्रो, ये इटालियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हैप्पी मैन। तो ये बिल्कुल इसका मीनिंग आप याद रखेंगे। और दिस पोएम इज पेयर्ड विद, ये है इल पेंसिरोसा, जिसका मतलब होता है द मेलांचोली मैन। जहाँ इल पेंसिरोसा आएगी तो हम उन दूसरी पोएम के बारे में पढ़ेंगे, और जहाँ वो आएगी तो हम इल पेंसिरोसा के बारे में भी पढ़ेंगे, दोनों एक साथ पढ़ी जाती है। द पोएट एड्रेस वेरियस ग्रीक गोड्स। अब थोड़ी सी इसकी पोएम के बारे में बता देती हूँ। तो जो इसमें पोएट जो है वो जो बहुत सारे ग्रीक जो गोड्स होते हैं उन्हें वो करता है, एड्रेस करता है, और साथ ही क्या करते हैं बहुत सारे पर्सोनिफिकेशंस यूज़ करता है। दूसरी विशेषता ये है कि वो ही आस्क मेलांचोली के दुख होता है, वह दुख को कहता है कि तू गो जाओ पीपल, ऐसी जगह जहाँ जहाँ लोग जो है डार्कनेस में रहते हैं, डार्क मतलब क्या होता है अंधेरे में रहना चाहते हैं या दुख में रहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इस जो पोएम है ना उसका सार ये है, देयर इज़ नो प्लेस ऑफ डार्कनेस इन स्प्रिंग। स्प्रिंग चली हुई है यहाँ, यानी खुशी में जो है गम का कोई महत्व नहीं है। ही इन्वोक्स यूफोजिम्स हु इज़ द गॉडेस ऑफ जॉय और मिट। जो देवी है जॉय की या खुशी की कौन है, यूफोजिन, तो उन्हें इन्वोक्स करता है, उनको बुलाता है, करता है। ही आस्क हर टू गिव हिम हैप्पीनेस, वह उसे कहता है जो खुशी की देवी होती है कि उसे खुशी प्रदान करे। सन उगता है, या जहाँ सन उगता आप समझते हो कि वहाँ खुशहाली होती है। पीपल फील चेयरफुल एंड बिगिन दैन डे, पीपल जो है बहुत खुश होते हैं। ये पोएम का सार है, मैंने बता दिया है आपको। मॉर्निंग इज़ ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड, तो अलग से इसकी मीनिंग भी आपको मतलब इसकी स्टोरी आपको कहीं से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ होप एंड जॉय। अब जैसे कि अब सेकंड पोएम है इसका इल पेंसिरोजो। इल पेंसिरोजो इटालियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मतलब मेलांचोली, दुख वाला। तो ये भी सेम साथ में लिखी गई 31 34, पब्लिश 1645 में ही होती है। ये भी पेस्टोरल पोएम है, और टाइटल भी इसका इटालियन है जिसका मतलब होता है मेलांचोली मैन, यानी जो दुखी व्यक्ति होता है। अब देखो अब वहाँ क्या था सेकंड में, यहाँ पर भी दिया है इसका जो कंपेनियन पीस था वो एलिग्रो जिसका हैप्पी मैन होता है। जहाँ एलिग्रो है तो वहाँ हैप्पीएस्ट बातें करता है, और जहाँ मेलांचोली मैन होता है वहाँ क्या दुखी वाली बातें करता है। दोनों का सार ये है। विजन ऑफ पोएटिक मेलांचोली जो मैं बता चुकी हूँ आपको। स्पीकर जो है आइडियलाइज करता है मेलांचोली को, मूड टू अटेन समथिंग लाइक प्रोफेटिक स्ट्रेन।
सीन। तो वही बात मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर क्या करता है वो दुखी को जो दुख वाला मूड होता है उसी की बात करता है, खुशी की यहाँ कोई बात नहीं करता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आप लोग क्या करते हैं ना, वीडियो को ज़्यादा स्किप करते हैं कि चलो हमारे पास, या फिर आप क्या करेंगे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, या फिर मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है कि यहाँ पढ़ लें। लेकिन देखो मैटर सब आपके पास है, कोई ऐसी बुक नहीं जिसमें आपको मैटर नहीं मिलेगा। लेकिन मेन बात होती है कि जो चीज़ मैं आपको मुँह से बोल के बताती हूँ तो वो चीज़ आपको कहीं ऐसे नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई चीज़ हमें याद कर समझाने से हम याद होती है। अगर हम क्लासरूम में जाते हैं तो क्लासरूम में टीचर का समझ में आता है। वैसे तो आपके पास बुक है जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मिल्टन बायोग्राफी है वो मैं पढ़ा रही हूँ और टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं और आपको बुक में मिल जाएगा। लेकिन जब आपके पास एक स्टोरी के रूप में आपको बताया जाता है वो चीज़ आपकी जल्दी याद होती है। तो आप वीडियो को सुन लीजिए। अगर जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने TGT का शॉर्ट पेपर करा, वो 1 घंटे का पेपर था और आप लोगों ने मतलब 1 घंटे की वीडियो थी, कुल 5 से 6 मिनट उसको देखा है। तो आई एम वेरी सरप्राइज कि आपने उसको कैसे इतनी जल्दी देख लिया। तो इसका मतलब यही है कि आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं, या फिर मतलब उसमें क्या होता है, अगर वीडियो लंबी हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें क्या डिस्क्रिप्शन दिया होता है। मैंने काफ़ी जो ग्रामर के क्वेश्चन थे उनको काफ़ी बड़े अच्छे से बताया था, और मैंने कुछ पूछा भी था उसमें क्वेश्चन, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब कि आप स्किप करके देखते हो, बार बार वो चीज़ें छूट जाती है जो चीज़ें आपके लिए है। फिर बार बार आप हर जगह क्या करते हो ना, उंगली में लगा चलाते रहते हो, यहाँ ट्यूब वहाँ यूट्यूब, उसके पास देखो उसके पास देखो। बेटर है कि आप एक को फॉलो करो और उनकी सारी चीज़ें आप सुनो, उनकी बातों को, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिलनचोली कम्स फ्रॉम सैटर्न एंड वेस्टर्न। मिलनचोली जो आती है वो सैटर्न से आती है और वेस्टर्न से आती है। ही इन्वोक्स मेलनचोली एंड इन्वाइट्स हर टू बी अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। वहाँ वो क्या करता है, वहाँ वो खुशी को इन्वोक्स करता है और यहाँ पर ये दुख को इन्वोक्स करता है कि वो इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। तो इसमें कुछ और नया ऐसा कुछ है नहीं। 1632 में जो उन्होंने वर्क लिखा था, ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, उन्होंने जो वर्क लिखा ये उनका वर्क है 1632 में लिखा, जो विच एग्जिस्ट इन मैन्यूस्क्रिप्ट। ये जो वर्क है उनका मैन्यूस्क्रिप्ट में उपलब्ध है। मैन्यूस्क्रिप्ट होता है जो राइटर के द्वारा अपने हैंड से लिखा होता है। एंड वॉज प्रिंटेड ट्वाइस ड्यूरिंग मिल्टन्स लाइफ टाइम, और मिल्टन की लाइफ टाइम में 2 बार पब्लिश हुई थी इन द पोएम्स ऑफ 1645 एंड 1673। तो ये जो पोएम है 2 बार पब्लिश हुई थी। रिटन 1632 तो मैं बता चुकी हूँ। कब लिखी गई, एट ए क्रूशल टाइम इन मिल्टन्स लाइफ, जो क्रूशल टाइम था जब वो अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है कैम्ब्रिज से। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी जो ग्रेजुएशन है कहाँ से कंप्लीट करता है, कैम्ब्रिज से। 1634 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। 34 और ये में हुआ किस ईयर में लिखा गया है, कॉमर्स 34 में लिखा गया है। तो हेनरी लॉज रिक्वेस्टेड मिल्टन राइट टू इट। हेनरी लॉज थे जिन्होंने मिल्टन को रिक्वेस्ट की थी कि इसे लिखे। इसका सब टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका सब टाइटल क्वेश्चन है द थ्रिम्प ऑफ वर्च्यू। थ्रिम्प ऑफ वर्च्यू इसका सब टाइटल है। इट इज़ मास इन ऑनर चैस्टिटी। मास में आपको पहले भी बता चुकी हूँ मास होता क्या है, एक तरह से जो दरबार होता है उसमें जो इंटरटेनमेंट के लिए, राजाओं के इंटरटेनमेंट के लिए लिखे जाते हैं वो होता है। आप फिर भी डीपली इसका जो है मेरी आप लिटरेरी टर्म्स में जाके आप या जर्नल के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। इट इज़ फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन माइकलमस 1634 बिफोर जॉन एगरटन फर्स्ट आर ऑफ ब्रिज वाटर। मतलब क्या था, जो फर्स्ट टाइम ये प्रेजेंटेड की गई थी वो मिकेलस के सामने की गई थी, जो कि फर्स्ट आर था ब्रिज वाटर। वहाँ की जगह है ब्रिज वाटर एट लुडलो कैसल इन सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन किसका हो रहा था, अर्स न्यू पोस्ट, मतलब क्या था, उनको एक पोस्ट मिलती है लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स की, तो उसको सेलिब्रेशन करने के लिए पोएम प्रेजेंट की जाती है। द पोएम इज अ विक्ट्री ऑफ वर्च्यू अपॉन वाइसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ कॉमर्स, तो दैट इज द थीम ऑफ विक्ट्री ऑफ वर्च्यू अपॉन वाइसेस। जो गुण है अच्छाई की बुराई पर जीत किए हैं। ये जो पोएम है 2 ब्रदर्स और उनकी इसमें एक बहन की है। इसमें क्या होता है थोड़ा सा बता दूं कि जो उनकी बहन होती है वो जंगल में जाते कहीं भटक जाती है, जो कॉमर्स आता है उसको सेड्यूस करता है, वो फंस जाती है, तो फिर जो गॉडेस होती है वो उसको निकालती है। इस तरह से पूरी ये स्टोरी वही है कि अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत ही ये है। सिस्टर जो थी वो पुकारी जाती थी द लेडी, और 1634 में उन्होंने एक मास को लिखा आर्कैडीज, रिटन बाय जॉन मिल्टन, परफॉर्म्ड ऑन मई 1634। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से सन में लिखा गया, इनके क्वेश्चन आते हैं। द पीस वॉज रिटन टू सेलिब्रेट द कैरेक्टर। अब ये क्या है,
ये जो पोएम थी वो सेलिब्रेट करती है कैरेक्टर ऑफ एलिस स्पेंसर, जो काउंटेस थी डॉगर ऑफ डर्बी, विडो ऑफ फर्डिनेंड स्टैनले, फिफ्थ आर्लो डर्बी। हालांकि क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि ये किसको सेलिब्रेट करने के लिए लिखी गई थी, तो एलिस स्पेंसर को लिखी गई थी। और ये जो विडो थी फर्डिनेंड स्टैनली, ये कौन थी, फिफ्थ आर्ल ऑफ डर्बी। इतनी गहरे से क्वेश्चन नहीं आता, बस ये क्वेश्चन आ सकता है एलिस स्पेंसर वाला। 1637 लाइसिडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मिल्टन ने लिखा, और इसमें से ऐसा हो ही नहीं सकता क्वेश्चन ना पूछा जाए। मिल्टन पेस्टोरल इलेजी है, तो आप जो है अलग से मेरी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में आप जाकर देख लेंगे। मतलब पेस्टोरल भी पढ़ना है आपको अलग, पेस्टोरल क्या है, इलेजी क्या है, पेस्टोरल पोएम क्या है, ये सब चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। बार बार रिपीट होती है, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि लिटरेरी टर्म्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। इट इज़ एन इलेजी ऑन द डेथ, इलेजी होती है जो किसी की मौत में लिखी जाती है, और डिफरेंट टाइप की इलेजी होती है। उनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, एडवर्ड जो किंग थे वो मिल्टन्स के फ्रेंड थे क्राइस्ट कॉलेज में कैम्ब्रिज में। इज ड्राउंड वाइल क्रॉसिंग फ्रॉम चेस्टर डे बाय टू डबलिन, वो डूब जाते हैं, डूब कर मर जाते हैं जब वो क्रॉस कर रहे थे चेस्टर बे डबलिन में। दिस पोएम मतलब पोएम हैज़ 193 लाइन्स, 193 लाइन्स रखते हैं। इट इज़ इरेगुलर राइमिंग, इरेगुलर राइमिंग होती है इसमें। द पोएट इन्वोक्स द म्यूजिक ऑफ पोएटिक इंस्पिरेशन, पोएट क्या है, इन्वोक्स करता है म्यूजिक ऑफ पोएटिक इंस्पिरेशन को। ही लेमेंट्स एडवर्स डेथ, जाहिर सी बात है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि व्हेन इज रिटन लाइसिडेंस बाय मिल्टन हुज, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आता है किसी डेथ पर माउंट करता है कि किस टाइप की एलर्जी है, पेस्टोरल एलर्जी है या डोमेस्टिक एलर्जी है, किस तरह की एलर्जी है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ही रिफ्लेक्ट्स ओवर द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, इस पोएम में वो जो है जिंदगी की अनिश्चितता को रिफ्लेक्ट करता है। ही टॉक्स ऑफ फेथ, रिसरेक्शन एंड रिडेम्पशंस, तो ये फेथ के बारे में, रिसरेक्शन और रिडेम्पशन के बारे में बात करता है। सैमुअल जॉनसन क्रिटिसाइज दिस पोएम एंड कॉज इट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सैमुअल जॉनसन का। उन्होंने क्या है इस पोएम को क्रिटिसाइज किया है, और वो कहता है कि ये ईजी है, वल्गर है, देयरफॉर डिस्गस्टिंग है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है आप ये याद रखेंगे। और ये लास्ट हॉर्सन पोएम है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विच इज़ द लास्ट वर्क या हॉर्सन पोएम, इस तरह से आ जाता है लास्ट हॉर्सन पोएम कौन सी है। मिल्टन ने इसे रीपब्लिश किया है इन 1645 में, यानी 37 में किया है, और फिर इसको रीपब्लिश किया 1645 में। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक फर्स्ट वीडियो है, अभी वर्क पूरा नहीं हुआ है, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसे 2-3 पार्ट में बनाऊंगी इसको। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ आप कमेंट भी किया करें। देखिए क्रिटिसिज्म क्या होता है, क्रिटिसिज्म एक तो हिंदी में समझिएगा, एक आलोचना होती है, एक समालोचना होती है। आलोचना क्या है कि आप गलत ही बात आपको दिखाई देती है, अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आप उसे अच्छा लेकर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, या आपको देखिए आप जैसे भी जानते हैं कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ आपको मुझे कोई ऐसा वो नहीं, सिर्फ जस्ट आपकी हेल्प के लिए बना रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह से आप लोग डिमांड करें तो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। बाय।